अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत, और चौथा है त्रासदी के पेट से ही जन्म लेने वाला अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। तो त्रासदी और विरेचन हम एक साथ लेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और काव्य सिद्धांत एक अलग हिस्सा बन सकता है। तो आज हम, और काव्य सिद्धांत प्लेटो के साथ ही हम बात कर सकते हैं, नहीं तो समझ में वो नहीं आएगा। तो प्लेटो हमने समझ लिया है, आज हम अरस्तु का काव्य सिद्धांत पर बातचीत अभी शुरू करेंगे, और अगर पर्याप्त समय मिला तो त्रासदी और विरेचन को एक साथ लेंगे। मेरे ख्याल से 1 घंटा लगभग समझने में आपको लगेगा, अगर अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो। और अगर थोड़ा कम टाइम मिलता है तो हम आलोचना का कोई एक विषय करेंगे, और कल त्रासदी और विरेचन करेंगे। अभी अरस्तु का काव्य सिद्धांत को आपको समझना है। सर अरस्तु और प्लेटो के विचारों में क्या अंतर है, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा। जी, मैं इसे लेकर रहा हूँ, काव्य सिद्धांत में दोनों आएगा, और ये चीज परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पूरे अरस्तु को समझने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और जहां तक त्रासदी वाली जो बात है, त्रासदी जब तक काव्य के सिद्धांत को ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो त्रासदी पर भी कंफ्यूजन बना रहेगा, और त्रासदी पर कंफ्यूजन है तो विरेचन पर भी कंफ्यूजन रहेगा। तो हम आराम से और जल्दी में भी हम अपनी बात को करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी शुरू करेंगे अरस्तु का काव्य सिद्धांत, और काव्य सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है त्रासदी और विरेचन। 3 महत्वपूर्ण भाग अरस्तु पर हम देख पा रहे हैं। तो सभी को मेरी आवाज ठीक ठीक से सुनाई दे रही है? यस सर। आपकी बुकलेट को भी मैं सामने रखता हूं क्योंकि उससे काफी सारी चीजें बिखरने से बच जाती है। आज का विषय जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अरस्तु का साहित्य चिंतन या अरस्तु का काव्य सिद्धांत। ये क्या है? अरस्तु के काव्य सिद्धांत या कविता पर किए गए चिंतन, जिसका एक अन्य शब्दों से भी आप जानते हैं साहित्य चिंतन, इसे हम तुलनात्मक तरीके से समझते हैं। यानी एक अरस्तु से पहले एक विद्वान थे, एक दार्शनिक थे जिनका नाम है प्लेटो। तो अकादमिक जगत में, विद्वानों की दुनिया में ये परिपाटी रही है कि एक विद्वान ने कोई मत को स्थापित किया, कोई सिद्धांत को स्थापित किया, तो अगले पीढ़ी का जो विद्वान है वो उस मत को आगे बढ़ाता है, समर्थन करता है, या फिर काट छांट करके उसको बदलता है। तो अरस्तु का जो साहित्य सिद्धांत है या साहित्य संबंधी चिंतन है या कविता संबंधी चिंतन है, यह प्लेटो नामक विद्वान, जिसके लिए कल हमने पढ़ा, वो मूलतः दार्शनिक थे, लेकिन उनके दर्शन पर साहित्य के संबंध में भी प्रकाश पड़ता है, इसलिए हम साहित्य सिद्धांत भी कहते हैं, काव्य सिद्धांत भी कहते हैं। उनको इन्होंने पढ़ा, उनको और थोड़ा सा फेर बदल करके उनको बदलने की कोशिश की है। तो इसीलिए हम जब भी अरस्तु के साहित्य चिंतन पर बात करेंगे तो प्लेटो हम साथ साथ रखेंगे। प्लेटो ने ये कहा इसलिए अरस्तु ने ये बात कही, प्लेटो ने ये सिद्धांत दिया इसलिए अरस्तु ने उसके समर्थन में या उसके विरोध में ये बात कही है। और मजेदार बात है कि प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं। 20 वर्षों तक अरस्तु ने प्लेटो के स्कूल में, एथेंस में जो स्कूल था, उसमें विद्यापीठ था, उसमें वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं और अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। यानी
एक शिष्य अपने गुरु के मतों को काटते हुए एक नया मत स्थापित करता है, और ये एक स्वस्थ परंपरा है। विद्यार्थी या शिष्य जब गुरु से आगे बढ़ जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्थापनाओं के क्षेत्र में, सिद्धांतों के क्षेत्र में, तो गुरु का गर्व बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। तो यही बात अरस्तु के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं। प्लेटो मूलतः क्या थे? बेसिकली प्लेटो इज अ फिलोसोफर। मूलतः प्लेटो एक दार्शनिक थे। उनका मतलब साहित्य से कुछ खास नहीं था, कविता से कुछ खास नहीं था। इसलिए किताबों में आपको मिलेगा कि प्लेटो दर्शन शास्त्री थे, साहित्य शास्त्री नहीं थे। लेकिन दर्शन पर बात करते हुए, दर्शन मतलब एक एक खास दृष्टि से समाज को, मनुष्य को देखना और उनकी भलाई चाहना। तो समाज को जब एक खास दृष्टि से देखने की प्रक्रिया चलती है, मनुष्य को देखने की प्रक्रिया चलती है, तो उस प्रक्रिया का जो उल्लेख करने का सबसे सशक्त माध्यम है वो है साहित्य। तो इसीलिए उनकी जो अवधारणाएं हैं, उनके जो विचार हैं, वो साहित्य में आप साहित्य से अनिवार्यतः जुड़ जाता है। और अपनी बात कहते हुए साहित्य में भी वो कई बातें लागू होती है, यानी दर्शन की कई बातें साहित्य में लागू होती है। पर जैसा कि हमने पहला पॉइंट यहाँ रखा कि प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे, न कि साहित्य शास्त्री थे। लेकिन इसके ठीक उलट अरस्तु मूलतः साहित्य शास्त्री थे। अरस्तु दार्शनिक नहीं थे। जबकि अरस्तु लगभग 20 वर्षों तक प्लेटो के विद्यापीठ में, यानी प्लेटो के महाविद्यालय बोलिए या स्कूल बोलिए या कॉलेज बोलिए, उसमें अरस्तु 20 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उसके बाद वहां से वो निकलते हैं और आचार्य बनते हैं, यानी शिक्षक बनते हैं। और कुछ वर्षों तक एक राज परिवार में वो शिक्षक होते हैं, और उसके बाद में फिर अपने एक जगह वही विद्यापीठ की स्थापना करते हैं और अपने सिद्धांत को वो देते हैं। तो मैंने आपको ये दो बातें बहुत ध्यान पूर्वक इसको याद रखना ही पड़ेगा कि प्लेटो मूल रूप से दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, साहित्य शास्त्री नहीं थे। और अरस्तु मूल रूप से साहित्य शास्त्री थे, दार्शनिक नहीं थे। इसीलिए पाश्चात्य शास्त्र में ये कहा जाता है कि अरस्तु अरस्तु से ही साहित्य शास्त्र या साहित्य सिद्धांत के चिंतन की विधिवत शुरुआत होती है, प्लेटो से नहीं होती है। प्लेटो के विचार से ये जरूर है, जाहिर सी बात है कि साहित्य पर चिंतन के सूत्र मिलते हैं, और साहित्य कैसा होना चाहिए, उसकी कविता की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, लेखक को किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सी कविता स्वीकार्य है, कौन सी कविता सर अस्वीकार्य है। प्लेटो क्या थे सर? साहित्य? प्लेटो दार्शनिक थे। ठीक है, ओके प्लेटो सर। दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। जैसे कि दार्शनिक का अर्थ ये है कि जो तपस्या मान लीजिए कर रहा है कोई व्यक्ति, और वो चिंतन कर रहे हैं कि अच्छा, जैसे कि शंकराचार्य दार्शनिक थे, मध्वाचार्य दार्शनिक थे। वो उनको दिन दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं होता है, वो देखते हैं, वो सृष्टि से कुछ बातचीत कर सकते हैं, परम तत्व की खोज करते हैं, और पूरे समाज या सृष्टि को एक सुखद या अच्छा परिवार या अच्छा संसार बनाने की कोशिश करते हैं। दर्शन उसको कहते हैं, जीने का दर्शन है ना, जीवन का दर्शन। यदि भक्ति आंदोलन है तो उसके पीछे एक दर्शन है। शंकराचार्य के एक दर्शन है, तो भक्ति चेतना से आंदोलन में तब्दील हो जाती है। तो मैंने कहा कि प्लेटो दार्शनिक थे और अरस्तु साहित्य शास्त्री थे। ये दो मूल बातें हैं। और अरस्तु ने
साहित्य संबंधी जो भी सिद्धांत दिए हैं उसका उसका आधार वस्तुवादी है। इस शब्द को भी जरा ध्यान दें। वस्तुवादी का अर्थ है कि जो बातें वो कह रहे हैं वो ठोस आधार पर कह रहे हैं, ठोस सबूतों के आधार पर कह रहे हैं। इसका मतलब कि उनके पास व्याकरण की किताबें हैं, उनके पास समाजशास्त्र की किताबें हैं, उनके पास दर्शन की किताबें हैं, सब कुछ लिखित रूप से उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध किताबों के आधार पर अरस्तु एक सिद्धांत और एक बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन प्लेटो जब ये बात कह रहे हैं तो उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। वो भाव की बातें करते हैं, जैसे कहते हैं परम सत्य है, यानी ईश्वर है, और संसार के या समाज के हर व्यक्ति के भीतर में ईश्वर वास करता है, या कविता में ईश्वरत्व का वास होना चाहिए, ऐसी बातें वो करते हैं। अब प्लेटो के समय में भी कोई ये पूछता है मुझे ईश्वर की फोटो खींच कर दिखाओ, ईश्वर से बात कराओ, तो प्लेटो भी जवाब नहीं दे पाते। जैसा कि आज भी आपसे कोई पूछे कि भगवान है, आप कहेंगे हैं, तो आप कहेंगे भगवान है तो जरा सा चलो भेंट करके आते हैं स्वर्ग में, तो आप कहेंगे नहीं ये तो हो नहीं सकता है। तो ईश्वर आपके मन के भीतर है, आपकी आत्मा के भीतर है, सारे सृष्टि में ईश्वर है, पर आप उनको साबित उस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर का होना है ना, यानी परम तत्व का, परम शक्ति का होना और उस पर विश्वास करना, ये वस्तु सत्य नहीं है, ये आइडियल है, ये आदर्श है, ये प्रत्यय है, ये विचार है। आप मान सकते हैं, आप नहीं भी मान सकते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति, नाम वाले व्यक्ति ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, और बहुत से बड़े बड़े व्यक्ति मानते भी हैं। यानी ईश्वर है कि नहीं, ये दर्शन का विषय है। ईश्वर के इतने रूप हैं, स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, है ना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नैतिकता अनैतिकता, ये सब भाव जगत की चीजें हैं, ये वस्तु जगत की चीजें नहीं है। वस्तु जगत की चीजें क्या हैं? भूख लग रही है तो आपको भोजन चाहिए, भोजन साथ में है, भोजन आप देख पा रहे हैं, भोजन को आप करते हैं और आपकी भूख मिटती है, तो ये वस्तु जगत हो गया। यानी भूख और भूख मिटाने की साधन ये वस्तु जगत की चीज है। लेकिन कोई ये कह सकता है अरे भोजन से क्या पेट भरोगे, भजन कीर्तन करो, आत्मा तृप्त हो जाएगी, तो ये भाव जगत की चीज हो जाती है। तो ईश्वर के लिए हम कह सकते हैं कि वो प्रत्ययवादी हैं, जैसा कि प्लेटो ने भी कहा है। तो अंतर आपको यहाँ पर एक मूल शब्द है कि प्लेटो दार्शनिक हैं और अरस्तु साहित्य शास्त्री हैं, और इसीलिए पश्चिम में साहित्य शास्त्र का जनक या साहित्य शास्त्र के जन्मदाता या उसकी शुरुआत करने वाले अरस्तु माने जाते हैं, प्लेटो नहीं। दूसरी चीज, अब थोड़ा सा अरस्तु के बारे में हम जान लेते हैं। इनका जन्म 384 384 बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी उम्र 62 ईयर्स की थी, यानी 62 साल जीवित रहते हैं, यानी लगभग 400, लगभग क्या चार, अगर उसमें हम 384 में 62 हम ऐड करेंगे तो 446 ईसा पूर्व होता है। कुछ किताबों में 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हैं। तो 446 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुल 62 वर्ष ये जीवित रहते हैं। इनका जन्म मकदूनिया नामक एक समुद्री तट का एक किनारा स्थल है, जगह है मकदूनिया, छोटा सा स्टेट देश है, अभी भी है। मकदूनिया नामक जगह पर इनका जन्म होता है, और ये मकदूनिया उपनिवेश है, कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी, यूनान का कॉलोनी। यूनान ने इसको जीता है और उपनिवेश की तरह उससे अपना, जैसे अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाया था और यहाँ शोषण करते थे, तो वहां पर भी यूनान के लोगों ने मकदूनिया को उपनिवेश बनाया था। इसी मकदूनिया में अरस्तु का जन्म होता है। इनका जो जन्म है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विरेचन सिद्धांत से ये तत्व आपको मिलेगा। विरेचन का अर्थ ही होता है, जो बाद में हम करेंगे, विरेचन का अर्थ होता है शुद्ध करना, विरेचन,
रेचन मतलब शुद्ध करना। और ये शब्द कहाँ से आया? बचपन में अरस्तु का जन्म जो है मकदूनिया में एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ का जो पारिवारिक पेशा है वो वैदगिरी है ना। इसके पिता वैद थे, उनके दादा वैद थे। वैद उनका पारंपरिक पेशा है, पारिवारिक पेशा है। तो वैद क्या करता है? वैद आपके बीमारियों को दूर करता है। पहले डॉक्टर नहीं थे, पहले वैद होते थे। आज डॉक्टर हैं और वैद भी हैं। तो वैद है बीमारी को दूर करने का काम करता है औषधि देकर। पेट का दर्द होगा तो आप वैद के पास जाएंगे तो पेट का दर्द तो ठीक कर देगा। तो अरस्तु के पिता राजवैद थे। तो उन्होंने देखा कि बीमारियों को दूर करने के लिए औषधि दी जाती है। जब अरस्तु बड़े हो जाते हैं तो उन्होंने देखा कि समाज में जो गड़बड़ी है उसको दूर करने के लिए साहित्य नामक औषधि से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए विरेचन सिद्धांत दिया। और ये विरेचन सिद्धांत जो है मन के भीतर का रेचन करता है, यानी शुद्ध करता है मन को। ये हम बाद में डिटेल से इसकी बात करेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि मकदूनिया नामक शहर में अरस्तु का जन्म हुआ था और यह इनका परिवार जो है खाता पीता बड़ा संपन्न परिवार था और उनके पिता राजवैद थे। ठीक है। इनकी जो शिक्षा है अरस्तु की वह एथेंस में हुई थी। और एथेंस आप जानते हैं प्लेटो ने जहां पर विद्यापीठ की स्थापना की थी, यानी पढ़ाई लिखाई का एक केंद्र की स्थापना की थी। तो एथेंस में मकदूनिया से एथेंस जाते हैं, बहुत दूर दोनों नहीं है, पास पास में है। एथेंस में जाते हैं, वहां पर ज्वाइन करते हैं, स्कूल को ज्वाइन करते हैं और 20 वर्षों तक वहां पर लगातार वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा किस चीज की लेते हैं वो? क्योंकि जो स्कूल है उसके फाउंडर कौन है? उसके संस्थापक हैं प्लेटो। और प्लेटो दर्शन के बड़े आचार्य हैं, तो दर्शन की शिक्षा लेते हैं लगातार 20 वर्षों तक और दर्शन का अभ्यास करते हैं, शिक्षा लेते हैं प्रैक्टिकली। उसके बाद जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो मकदूनिया के राजपुत्र है ना, जिनका नाम सिकंदर था, उनके वो शिक्षक बन जाते हैं, अब जॉब करते हैं एक तरह से। ठीक है ना। और उसके बाद में लगभग 8-10 साल तक, किताबों में 8 साल दिया है, किसी में 9, किसी में 10 मिल जाएगा, 8 वर्षों तक वो सिकंदर के टीचर के रूप में वहाँ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। उसके बाद फिर से जो है वो एथेंस में एक विद्यापीठ की स्थापना करते हैं। याद रखिए प्लेटो ने भी एक विद्यापीठ की स्थापना की थी और उन्हीं के शिष्य ने एक और विद्यापीठ की, यानी एक और स्कूल की स्थापना की, एक और शिक्षा के केंद्र की स्थापना की। ठीक है। इस केंद्र में प्लेटो अरस्तु का जो ज्ञान था बहुत सारे क्षेत्रों में था, विविध क्षेत्रों के बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। तो इसीलिए आपकी किताब में मिलेगा अरस्तु दर्शन के भी ज्ञाता थे, आध्यात्म के भी ज्ञाता थे, तर्क शास्त्र के भी ज्ञाता थे, नीति शास्त्र के भी ज्ञाता थे, राजनीति के भी ज्ञाता थे और प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस के भी ज्ञाता थे। यानी और ये ज्ञाता ही नहीं थे, इन 5 विषयों पर लगातार वो किताब लिख रहे थे। लगातार कहा जाता है कि अरस्तु की लिखी हुई 400 किताबें थी, 400, लेकिन इनकी उपलब्ध साहित्य सिर्फ 2 हैं, यानी 398 कहाँ गई? आज हम लोग कभी कभी निराश होते हैं, होना भी चाहिए, कि बहुत जलनशीलता है, जलन है, एक दूसरे को हम बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, हम अहित कर देते हैं। कोई हॉस्टल में कोई बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो पता चला कि मौका मिला तो उसका नोट्स चोरी कर लिया, नोट्स जला दिया, नोट्स फेंक दिया। कुछ ऐसा ही हुआ अरस्तु के लिए भी। अरस्तु के बाकी किताबों को गायब कर दिया गया है, जला दिया गया है। तो सिर्फ 2 किताबें, 400 में से सिर्फ 2 किताबें अरस्तु की अभी भी उपलब्ध है। आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उस किताब। ये जो किताबें हैं, 2 उपलब्ध ग्रंथ हैं, इनका नाम है, आपकी किताब में भी है, तेखनेस रितेरिकेस। तेखनेस
रीति रिकेश, ये भाषण कला पर है। भाषण कला यानी भाषण एक कला है, और एक व्यक्ति अच्छा भाषण कैसे दे सकता है, अच्छा संवाद कैसे बोल सकता है, इस पर एक किताब है। दूसरी है पेरी पोइनिकेस, पोइथिकेस, पेरी पोइथिकेस दूसरी पुस्तक का नाम है, दूसरे ग्रंथ का नाम है। यह काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, यानी एक भाषण से जुड़ा हुआ और दूसरा काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ, यही दो उपलब्ध अरस्तु की पुस्तकें हैं। और एक एक खास तरह की विशेषता आप देखिएगा, ये किताबें लिखने के लिए नहीं लिखी गई है। एक रचनाकार ना किताबें लिखता है तसल्ली से बैठकर, लेकिन ये किताबें लिखने के लिए नहीं लिखी गई थी। ये किताबें बच्चों को या अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए लिखी गई थी, पढ़ाने के लिए लिखी गई थी, है ना। तो एक शिक्षक जब एक विषय को पढ़ाने के लिए जाता है तो उसकी कोशिश क्या क्या रहती है, उसकी कोशिश रहती है कि मूल बातों को बताए, और मूल बातों को बहुत सहज भाषा में या पॉइंट्स वाइज बताए, ताकि अगले जो जो अध्ययन कर रहे हैं उनको समझ में आ जाए, और वो उनकी चीज बन जाए, फिर आगे की पीढ़ी को समझा सके। एक शिक्षक का सबसे बड़ा काम यही होता है कि कठिन से कठिन चीज को भी संप्रेषणीय बना दे, कम्युनिकेटिव बना दे, और विद्यार्थियों को वो चीज सहजता से समझ में आ जाए। जाहिर सी बात है, ऐसी बात करते समय बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं, और अरस्तु के साथ भी यही हुआ। तो पेरी पोइथिकेस में कोई सिद्धांत गढ़ा नहीं गया है, वो एक शिक्षक एक नोट्स तैयार कर रहा है पढ़ाने के लिए अपने विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं एथेंस में उनका स्कूल है, तो वहां एक शिक्षक अपने नोट्स को तैयार कर रहा है, तो वही उपलब्ध है। तो इसमें कई सारी चीजें नहीं भी है, और कई सारी चीजें बहुत संक्षेप में है, लेकिन बड़ी काम की चीज है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अरस्तु की दो उपलब्ध किताबें हैं, तेखनेस रितेरिकेस जो भाषण कला की है, और पेरी पोइथिकेस जो काव्य शास्त्र की किताब है। इतने बातों के बाद अब हम अरस्तु के अभी मैंने बताया वैदिकी परिवार में इनका जन्म हुआ था, इनके पिता वैद्य थे, इनका पारंपरिक पेशा ही वैद्य का था। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे माहौल में, और ये उपनिवेश में ही, ये उपनिवेश यानी कॉलोनी है ना, कॉलोनी जो मकदूनिया था वो उपनिवेश था यूनान का। तो वैसे उपनिवेश में इनका जन्म और लालन पालन होता है, और ये बड़े होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इनकी दृष्टि आलोचकीय दृष्टि बनती है, यानी किसी व्यक्ति को कोई संघर्ष नहीं मिलता है ना, तो वो थोड़ा अलग नेचर का बनता है। कोई बहुत संघर्षों से पढ़ाई करता है या अन्य चीज को करता है, या जगह जगह मान लीजिए छोटे से गांव का कोई बच्चा है, समझ लीजिए कि बिहार का या झारखंड का कोई बच्चा है, और वो अपने बलबूते पर दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, और दिल्ली एक बिल्कुल डिफरेंट मोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और वहाँ पर उसको विभिन्न राज्यों के लोग मिलते हैं। बम्बई जाता है या कोई ऐसी जगह जाता है जहाँ पर कई राज्यों के बल्कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका इंट्रैक्शन बहुत तेजी से होता है, तो उसके विचारों में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं, इसलिए उनकी चेतना बहुत तेजी से बदलती है और बहुत तेज हो जाता है आगे जाके, यानी स्मार्ट हो जाता है। स्मार्ट इसलिए होता है क्योंकि कई विचार उसको उससे टकराना पड़ता है, अपने लिए उसको बचाव के रास्ते सीखने पड़ते हैं, उसको अपनी भाषा ठीक करनी पड़ती है, नहीं तो वो हंसी का पात्र हो सकता है, खान पान का वो बदलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सर जी सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं ना सर, ये अंतर? हाँ, मैंने आलोचकीय दृष्टि में बता रहा हूँ, पॉजिटिव तो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन आप ये देखिए जहां पर संक्रमण होता है, यहाँ पर जहां पर बहुत तरह के विचार आते हैं, तो एक चीज तो जरूर होती है, वो दिमाग क्रिटिकल बनता है, आलोचकीय बनता है, यानी आप लकीर के फकीर न रहकर आप कई तरह की चीजों से आप जूझना या यूज टू हो जाते हैं। ये पॉजिटिव में हम लोग लेते हैं, हमारे डाइवर्सिटी के रूप में हम लेते हैं।
नेगेटिव चीजें भी सीख सकता है, या उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अरस्तु, इसी कारण से अरस्तु ने लगभग 5-6 बड़ी चीजों विषयों पर किताबें लिखी और 400 किताबें लिखी। नहीं तो वो भक्त की तरह रहता अपने गुरु का, यानी प्लेटो का, तो इतनी किताबें नहीं लिखता। तो ये बातें मैंने आपको बताई। तो इनकी दृष्टि तमाम तरह के तर्कों से, तमाम तरह के अनुभवों से गुजरते हुए बनती है। तो इसके निचोड़ में आप कुछ पॉइंट्स को ऐसे रख सकते हैं कि आखिर अरस्तु को हम समझे कैसे। अरस्तु की दृष्टि वस्तुवादी दृष्टि थी, जिसको आप साहित्य में शब्द मिलेगा वस्तुवादी। कि वस्तुवादी दृष्टि क्या है? एक दृष्टि होती है भाववादी, यानी आप, जब मैं कह रहा हूं भाववादी, तो प्रमुख रूप से किसी व्यक्ति के भीतर में दृष्टि भाववादी हो सकती है। और वस्तुवादी जब मैं कह रहा हूं तो प्रमुख रूप से या केंद्रीय रूप से उसकी दृष्टि वस्तु पर टिकी होती है। निरीक्षण का, पर्यवेक्षण का या समीक्षा का जो आधार है वो वस्तु को मानता है, सबूतों को मानता है, उपलब्ध सामग्री को मानता है। इसका मतलब है ये नहीं कि उसमें भाव है ही नहीं, भाव भी हो सकता है या है, लेकिन थोड़ा कम मात्रा। उसका निर्णय का आधार वस्तु होती है। यानी अगर प्लेटो ने कहा कि कविता को त्याग देना चाहिए, तो वस्तुवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति देखेगा, अरे कविता तो अच्छी लग रही है, क्यों त्यागना चाहिए, उस पर उसका आर्ग्यूमेंट चलेगा। तो पहला बिंदु है कि अरस्तु की दृष्टि वस्तुवादी थी, फैक्चुअल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर देखना, ध्यान रखना। एक होता है सब्जेक्टिविटी, अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब सबको हम देख रहे हैं, लेकिन आप किसी एक खास चीज को देख रहे होते हैं तो आप उसके आधार पर अपने निर्णय को करते हैं, पहली चीज। वस्तुवादी दृष्टि होने के कारण ये जिनके जितने भी सिद्धांत हैं, है ना, वो हवा में नहीं बनाए गए हैं, वो उसका एक ठोस आधार है। और ये आधार क्या है? अपने समय के जितने भी साहित्य हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों और उन साहित्यों को आधार में रखकर, उनकी कमियों को या उनकी अच्छाइयों को सामने रखकर पॉइंट्स को देते हुए इनके सिद्धांत विकसित हुए हैं। और इसी कारण अरस्तु बड़े दमखम के साथ में अपने गुरु प्लेटो ने कविता पर जो आरोप लगाए थे उसका जवाब देते हैं। प्लेटो ने कहा था कविता को आदर्श राज्य से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। तो प्लेटो ने चूंकि दर्शन को भी पढ़ा था, अध्यात्म को भी पढ़ा था, तर्कशास्त्र को भी पढ़ा था, नीति शास्त्र को भी पढ़ा था, राजनीति शास्त्र को भी पढ़ा था, और प्राकृतिक नेचुरल साइंस को भी पढ़ा था, प्राकृतिक विज्ञान को भी पढ़ा था। तो उन्होंने इसका जवाब दिया। याद रखिए, जवाब वही देगा जो जिसका नॉलेज होगा। यानी पुरानी चीजों का ज्ञान जिसको नहीं है वो जवाब दे नहीं सकता है नई चीजों का। यानी नया होने के लिए अनिवार्य शर्त है पुरानी चीजों को जानना। अगर आप पुरानी चीजों को नहीं जान रहे हैं या किसी बुरी चीज को नहीं जान रहे हैं तो आप उसके बारे में आगाह भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़े अध्ययनशील व्यक्ति थे। तो इन्होंने अपने गुरु के तमाम सवालों का, जो साहित्य के संबंध में बातें उन्होंने कही थी, क्योंकि ये मूलतः साहित्य शास्त्री थे, तो साहित्य पर प्लेटो ने आरोप लगाए थे, उनका इन्होंने जवाब दिया था। और अपने भी नया कई सारे सिद्धांत को इन्होंने गढ़ा था, कई सारे सिद्धांतों को। तो अरस्तु सर क्या जवाब दिया था उन्होंने इस बात पर कि कविता को आदर्श राज्य से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए? हाँ, अभी आ रहा हूँ जी। हाँ जी। अरस्तु ने जितने तरह के विचार दिए हैं उसके हम कुछ पॉइंट्स हम देख सकते हैं एकदम पॉइंट वाइज कि किन किन क्षेत्रों पर अरस्तु ने विचार दिए या अपनी बातें कही है। पहला तो कविता की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इस पर विचार दिया। प्लेटो भी इसी पर विचार देते हैं। वो कहते हैं कविता की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो देवी प्रेरणा देती है। तो इस बात को अलग ढंग से अरस्तु कहते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। दूसरा, कविता की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ पोएट्री, साहित्य का नेचर कैसा होना चाहिए, यानी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, इस पर भी वो चर्चा करते हैं। फिर संरचना पर चर्चा करते हैं, स्ट्रक्चर पर। कविता
स्ट्रक्चर जब आप कह रहे हैं तो यानी भाषा होगी, अर्थ होगा, लय होगा, छंद होगा, बिंब होगा, शब्द की शक्तियां होंगी, तमाम चीजें हैं। तो आप देख रहे हैं वस्तुवादी दृष्टिकोण है इसलिए। लेकिन प्लेटो को इन चीजों से मतलब नहीं है, भाषा शैली से मतलब नहीं है। उनको एक ही चीज चाहिए, आदर्श आदर्श और आदर्श, नैतिकता नैतिकता और नैतिकता, परम सत्य और परम सत्य। तो वो आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं, वो भाववादी दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से कविता को देख रहे हैं। लेकिन ये कविता को कविता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। दूसरा है प्रकार और प्रभाव, यानी कविता कितने प्रकार की हो सकती है और उसके प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। और तीसरा है त्रासदी, ट्रेजेडी, इसका ये क्या है, इसका क्या रोल है और कविता में ये क्यों जरूरी है। और सबसे ज्यादा बल इन्होंने त्रासदी पर ही दिया है, ट्रेजेडी पर दिया है, और ट्रेजेडी से ही जुड़ा हुआ शब्द है विरेचन। अभी हम डिटेल में त्रासदी और विरेचन की बात आगे करेंगे। अभी एक लाइन में आपको यहाँ बता दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा त्रासदी मतलब दुख है ना, और दुख जब होता है तो हम रोते हैं। जब दुख होगा तो हम रोते हैं, और जब हम रोते हैं तो हमने अक्सर सुना है रोने से मन हल्का हो गया। रोने के बाद बड़ा से बड़ा दुख आंसुओं में बहा देते हैं। तो जैसे बहा दिया हमने, तो हमने कहा कि मन अब शुद्ध हो गया, हम रो लिए, मलाल निकल गया, है ना, तो मन का रेचन हो गया। तो ये दो चीजें हैं, इसीलिए दुख और विरेचन का संबंध एकदम अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे से आश्रित हैं, जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद अभी हम इसको आगे बात और करेंगे। अभी आप देखिए, अब जो है इतनी चीजों के बाद में हम इस पर